हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की वीडियो के अंदर देखेंगे नवंबर महीने के थर्ड वीक की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। नवंबर के तीसरे सप्ताह में यानी कि 15 से लेकर के 21 नवंबर के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, आपको बस ध्यानपूर्वक एंड तक देखना है। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कौन से देश के अंदर किया जा रहा है। तो जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है ये इस बार एक अरब देश होस्ट कर रहा है जो कि है कतर। यहाँ पर आप इसके लोगों में भी देख सकते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है इसको कतर होस्ट कर रहा है और ये पहली बार है जब कोई अरब देश फुटबॉल का वर्ल्ड कप आयोजित कर रहा है। यहाँ पर आपको बता दूं कि कतर की जो राजधानी है दोहा, यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। ये 20 नवंबर को शुरू हुआ था और 18 दिसंबर को ये समाप्त होगा। आपको बता दूं कि फुटबॉल के अंदर ये दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है जो कि 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। लास्ट टाइम ये 2018 में हुआ था और ये इस बार 2022 के अंदर हो रहा है। यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये इसका कौन सा संस्करण है, तो ये इसका 22वां संस्करण है। अभी जो इसका उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। वो भारतीय चुनाव आयोग के अंदर नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसमें चुनाव आयुक्त के रूप में हाल ही में नए अपॉइंट हुए हैं अरुण गोयल। आपको बता दूं कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसमें एक तो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनकी हेल्प के लिए 2 चुनाव आयुक्त होते हैं यानी कि इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो आज के समय है राजीव कुमार, लेकिन जो एक इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे अनूप चंद्र पांडे, और दूसरा जो इलेक्शन कमिश्नर का पद था वो अभी तक खाली था और अब इसी पद पर अपॉइंट किया गया है अरुण गोयल को। तो इन तीनों लोगों का नाम आपको याद रखना है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, और जो 2 चुनाव आयुक्त हैं चुनाव आयोग के अंदर उनमें से एक हैं अनूप चंद्र पांडे और दूसरे हैं अरुण गोयल। 19 नवंबर 2022 को काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है। तो काशी तमिल संगमम जो कार्यक्रम है इसका हाल ही में आयोजन किया गया था। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान है उसको बढ़ावा देने के लिए, काशी और तमिलनाडु की संस्कृति को एकजुट करने के लिए यह कार्यक्रम हाल ही में 1 महीने तक आयोजित किया गया है। ये नवंबर महीने में शुरू हुआ था और दिसंबर तक ये चला। तो इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर, पहली चीज़ तो आपसे यही पूछ सकते हैं इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, वाराणसी के अंदर, और इसका उद्घाटन किया था PM नरेंद्र मोदी ने। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है ये इंग्लैंड के अंदर जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस है उसके द्वारा प्रकाशित की जाती है और इसके मुताबिक साल 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर बना है होमर। होमर जो वर्ड है ये बेसबॉल जो स्पोर्ट होता है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है इस बार का कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022। भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर एयर फेस्ट 2022 का आयोजन किया है। एयर फेस्ट ये जो कार्यक्रम होता है ये इंडियन एयरफोर्स का वार्षिक एयर शो होता है जिसके अंदर भारतीय विमानों की करतब दिखाए जाते हैं। तो इस बार का जो एयर फेस्ट हुआ है ये नागपुर के अंदर आयोजित किया गया था। शो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नागपुर महाराष्ट्र के अंदर ही जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी मेंटेनेंस कमांड का हेडक्वार्टर है। तो यहीं पर इस बार एयर फेस्ट 2022 आयोजित किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो उनका नाम है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग कौन से शहर के अंदर शुरू हुई है। तो देश के अंदर पहली बार स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग का आयोजन किया गया है। सो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कहाँ पर हुई है, इसका आयोजन किया गया है हैदराबाद शहर में। आपको बता दूं कि इसके लिए हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट का निर्माण किया गया है और इसी स्ट्रीट सर्किट पर यह कार रेसिंग इवेंट का आयोजन किया गया है। फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022-23 के हिस्से के रूप में देश में पहली फार्मूला ई रेस कौन से शहर के अंदर आयोजित की जाएगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि फार्मूला ई रेस जो होती है इसमें जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं उनकी रेसिंग करवाई जाती है। तो 2022-23 सीजन में जो फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी वैसे तो ये दुनिया भर के तमाम शहरों में होगी, तो उनमें से एक भारत के शहर को भी चुना गया है जो कि है हैदराबाद। तो हैदराबाद में 2023 के अंदर
ये फार्मूला ई रेस होगी। एग्जैक्टली यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं जिस दिन ये भारत के अंदर ये रेस होने वाली है। तो हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। 19 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से राज्य के अंदर डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा। डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर शहर के अंदर ही एक शहर है होलोंगी, और होलोंगी शहर के अंदर स्थित है डोनी पोलो एयरपोर्ट, जिसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पर आपको बता दूं कि डोनी का मतलब होता है सन यानी कि सूर्य, और पोलो का मतलब होता है मून यानी कि चंद्रमा। तो सन और मून के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है डोनी पोलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से राज्य के अंदर 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन जो है ये अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जो जिला है वहां पर ये बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के अंदर 600 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर स्टेशन बनाया गया है, जिसका उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन, जो कि बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और इसकी टोटल क्षमता है 600 मेगावाट। इसी के साथ जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है ये अब एक एनर्जी सरप्लस स्टेट बन चुका है, यानी कि जितनी एनर्जी की जरूरत है अरुणाचल प्रदेश को उससे ज्यादा यहाँ पर उत्पादन किया जा रहा है। तीसरा मंत्रि स्तरीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कौन से शहर के अंदर आयोजित किया गया? नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन जो होता है इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत इस बात पर चर्चा की जाती है कि किस तरीके से आतंकवाद की जो फंडिंग होती है उसको रोका जा सकता है। तो नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन जो है ये इससे पहले सिर्फ 2 ही बार हुआ था। सबसे पहले सन 2018 में ये पेरिस में हुआ था, फिर उसके बाद सन 2019 के अंदर ये मेलबर्न में हुआ था। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। तो अब इसके बाद जो इसका तीसरा मंत्रि स्तरीय सम्मेलन हुआ है ये भारत की मेजबानी में नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड नो मनी फॉर टेरर जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसको अटेंड किया था। इसको किसने आयोजित किया था ये भी आपसे पूछ सकते हैं। इसको भारत के गृह मंत्रालय ने आयोजित किया था। हाल ही में 18 नवंबर को भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने पहले निजी रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं अभी तक इसरो के द्वारा जो भी रॉकेट्स लॉन्च किए गए हैं, चाहे फिर वो PSLV हो, GSLV हो या फिर SSLV हो, तो ये सारे जो रॉकेट्स हैं ये भारत सरकार के इसरो के द्वारा बनाए गए थे। लेकिन पहली बार किसी प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। तो इस रॉकेट का नाम क्या है? इसका नाम है विक्रम-S। तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो विक्रम-S नाम का सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया गया है प्राइवेट रॉकेट, इसको किसने बनाया है, कौन सी कंपनी ने? तो उस कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस जो है ये हैदराबाद के अंदर बेस्ड एक एरोस्पेस स्टार्टअप है और इसी ने विक्रम-S नाम का ये भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट बनाया था, जिसका हाल ही में प्रक्षेपण किया गया है। जिस मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है उस मिशन का नाम है प्रारंभ। तो प्रारंभ मिशन के तहत ये भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया गया जिसका नाम था विक्रम-S। यहाँ पर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि ये मैंने आपको बता ही दिया कि विक्रम-S रॉकेट जो है इसको स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है, जो कि हैदराबाद के अंदर बेस्ड है। इसको 18 नवंबर के दिन लॉन्च किया गया था साउंडिंग रॉकेट लॉन्च कॉम्प्लेक्स, जो कि है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। तो वहां से इसको लॉन्च किया गया था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, इससे ये पता चलता है कि कौन सा देश क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कितना काम कर रहा है। तो इस बार के इंडेक्स में यहाँ पर पहले जो 3 स्थान हैं वो खाली है, यानी कि पहले 3 स्थानों पर कोई भी देश यहाँ पर नहीं है। इसके बाद चौथे नंबर पर यानी कि जिस कंट्री का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है वो कंट्री है डेनमार्क। इसी तरीके से और आगे आप जब बढ़ेंगे तो 8वें नंबर पर आपको मिलेगा भारत। तो वही यहाँ पर पूछा गया है भारत की रैंक है 8वीं।
पिछले साल भारत 10वें स्थान पर था, तो इस बार भारत ने 2 पायदान की ग्रोथ की है। यहाँ पर आप ओवरऑल रैंकिंग देख सकते हैं, टॉप 10 कंट्रीज को यहाँ पर दिखाया गया है। तो पहले 3 स्थान यहाँ पर खाली हैं। चौथे स्थान पर है डेनमार्क, 5वें पर है स्वीडन और इसी तरीके से 8वें नंबर पर है अपना भारत। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि ये जो इंडेक्स है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको कौन जारी करता है? तो जर्मनी के अंदर एक संस्था है, एनजीओ है बेसिकली, जिसका नाम है जर्मन वॉच, और इसी संस्था के द्वारा ये इंडेक्स निकाला जाता है हर साल। पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक शुभंकर क्या है, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो नेक्स्ट समर ओलंपिक होने वाले हैं वो होंगे 2024 के अंदर, और फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर ये आयोजित किए जाएंगे। तो इसके लिए हाल ही में ऑफिशियल मैस्कॉट लॉन्च किया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये एक तरह की टोपी है जो कि फ्रांस की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। इसको बोलते हैं फ्रीज, PHRYZE। तो ओलंपिक फ्रीज जो है ये इस बार के पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर घोषित किया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि जो पैरा ओलंपिक होता है यानी कि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए, उनके लिए भी सेम ही यानी कि यही जो फ्रीज है यही आधिकारिक शुभंकर होगा। तो दोनों इवेंट के लिए यानी कि नॉर्मल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों के लिए शुभंकर है ओलंपिक फ्रीज। हाल ही में किस स्टार्टअप ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर पशुपालन के लिए दुनिया का पहला ड्रोन वैक्सीन वितरण किया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर पशुपालन के लिए पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। तो इसको कौन से स्टार्टअप ने किया है? इस स्टार्टअप का नाम है टेक ईगल। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से टेक ईगल नाम का जो स्टार्टअप है उसने ड्रोन के जरिए जो पशुओं को दी जाने वाली वैक्सीन होती है उसको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया, और ऐसा पहली बार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स के बारे में है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय पैडलर कौन बन गए हैं? तो जिस तरीके से क्रिकेट खिलाड़ियों को बोला जाता है क्रिकेटर, इसी तरीके से जो बैडमिंटन खिलाड़ी होते हैं उनको बोला जाता है शटलर, और जो टेबल टेनिस खिलाड़ी होते हैं उनको बोला जाता है पैडलर। तो भारत के पहले पैडलर का मतलब ये है कि भारत के पहले ऐसे टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुना गया है। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेबल टेनिस के लिए संस्था है जिसका मुख्यालय है लॉजेन स्विट्जरलैंड के अंदर। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का जो एथलीट आयोग है उसमें चुने जाने वाले पहले भारतीय पैडलर बन गए हैं अचंता शरद कमल। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अचंता शरद कमल के बारे में आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ये इस साल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। अचंता शरद कमल को ही इस साल का सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार होता है भारत में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो भी इन्हीं को दिया गया है। अचंता शरद कमल ने ही इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर सबसे ज़्यादा भारत के लिए मेडल जीते थे, टोटल 4 मेडल, जिनमें से 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वैश्विक मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस जो है ये पहली बार हुआ है और इसकी मेजबानी की है संयुक्त अरब अमीरात ने, जिसको UAE बोला जाता है, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसकी जो कैपिटल है अबू धाबी, यहीं पर इसका आयोजन किया गया है। ये जो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस पहली बार हुआ है इसके अंदर भारत को रिप्रेजेंट किसने किया है? तो भारत की तरफ से यहाँ पर गए थे भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंदर जो सचिव हैं अपूर्व चंद्रा, तो वो इसके अंदर शामिल हुए थे। इस बार की थीम रखी गई है शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 कौन से शहर के अंदर आयोजित किया गया है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लगभग हर एक एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि G20 शिखर सम्मेलन इस बार जो हुआ है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो जैसा कि आप जानते हैं 2022 में G20 का अध्यक्ष था इंडोनेशिया, तो बाकी सारे ऑप्शंस तो यहाँ पर वैसे ही कट गए हैं। तो इंडोनेशिया के बाली शहर में इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जोको विडोडो, तो उन्हीं की अध्यक्षता में इस बार का G20 सम्मेलन हुआ है जिसमें G20 के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे और भारत की तरफ से PM नरेंद्र मोदी ने इसमें हिस्सा लिया है।
यहाँ पर आप इसकी थीम भी देख सकते हैं। 2022 के G20 शिखर सम्मेलन की थीम रखी गई थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। 17वें G20 शिखर सम्मेलन के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो 17वां जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है इसमें रिप्रेजेंट किया है भारत को नरेंद्र मोदी ने। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन 2023 कौन से शहर के अंदर आयोजित होगा? तो जिस तरीके से इंडोनेशिया की मेजबानी में इस बार का G20 सम्मेलन जो है वो बाली शहर में हुआ है, जहां पर दुनिया भर के जो लीडर्स हैं G20 के लीडर्स हैं वो शामिल हुए, उसी तरीके से 2023 में जो G20 के लीडर्स का सम्मेलन होगा वो आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। 2023 के अंदर G20 का अध्यक्ष भारत होगा और भारत की मेजबानी में नई दिल्ली के अंदर ये सम्मेलन होगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के लिए G20 का लोगो लॉन्च किया था, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसकी थीम क्या रखी गई है? भारत के अंदर जो G20 सम्मेलन होगा उसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। निम्न में से कौन से देश ने रिफंड में देरी के चलते एयर इंडिया पर 1.4 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो एयर इंडिया आप सभी जानते हैं कि भारत की एक प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी है और इसकी जो ओनर कंपनी है वो है टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली जो एयर इंडिया कंपनी है इस पर हाल ही में अमेरिका ने 1.4 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है, क्योंकि इस एयरलाइंस ने अपने जो ग्राहक हैं उनको रिफंड करने में देरी की है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। 18 नवंबर 2022 को पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? तो जैसा कि आपको पता होगा इस साल उपराष्ट्रपति चुनाव हुए थे और उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल थे वो थे जगदीप धनखड़। लेकिन जब उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ तो उसमें ये जगदीप धनखड़ उम्मीदवार बन गए थे, बाद में यही भारत के उपराष्ट्रपति भी चुने गए। तो उसके बाद से ही पश्चिम बंगाल के अंदर जो राज्यपाल का पद था वो खाली था। हालांकि कुछ समय के लिए मणिपुर के जो राज्यपाल थे ला गणेशन उनको प्रभार दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में 18 नवंबर को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है डॉक्टर सीवी आनंद बोस को। तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस जो हैं, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अब हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। खबरों में रहा काला सागर खाद्यान्न समझौता किन देशों के बीच में है? तो ब्लैक सी फूड ग्रेन इनिशिएटिव यानी कि जो काला सागर खाद्यान्न समझौता हुआ था ये रूस और यूक्रेन के बीच में हुआ था। इसका मेन मकसद था कि यूक्रेन से जो अनाजों से भरे हुए जहाज हैं उनको काला सागर के रास्ते सुरक्षित तरीके से दुनिया के तमाम देशों के अंदर उसका निर्यात करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं काला सागर ये है ब्लैक सी। तो ये जो समझौता हुआ था रूस और यूक्रेन के बीच में, इसमें यह डिसाइड किया गया था कि एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे यूक्रेन के जो अनाजों से भरे हुए जहाज हैं उनको सुरक्षित तरीके से निकाला जा सके। तो उसी कारण से ये समझौता हुआ था। आपको बता दूं कि जुलाई महीने में ये एग्रीमेंट हुआ था और इसमें तुर्की और जो यूनाइटेड नेशन है उसने मध्यस्थता की थी। समझौता रूस और यूक्रेन के बीच में हुआ था, लेकिन मध्यस्थता यहाँ पर की थी यूनाइटेड नेशंस ने और तुर्की ने। ये समझौता जुलाई महीने के अंदर तुर्की के इस्तांबुल शहर के अंदर हुआ था, लेकिन अभी ये फिर से न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसका जो टाइम था वो समाप्त हो गया था। नवंबर महीने तक इसके 120 दिन समाप्त हो गए थे। तो अब इसको अगले 120 दिन के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब ये और 120 दिन तक ही लागू रहेगा। हाल ही में एक बुक लॉन्च की गई है जिसका टाइटल है द लाइट वी कैरी। आपको बताना है कि इसको किसने लिखा है। तो द लाइट वी कैरी नाम की जो बुक है इसको लिखा है मिशेल ओबामा ने, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की वाइफ हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिशेल ओबामा। नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि त्रिपुरा। त्रिपुरा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर माणिक शाह। डॉक्टर माणिक शाह ने हाल ही में राज्य के नागरिकों के लिए अमर सरकार नाम का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि जो त्रिपुरा राज्य के नागरिक हैं वो डायरेक्टली सरकार से कनेक्ट हो सकें। तो इससे क्या होगा, जो त्रिपुरा राज्य के नागरिक हैं वो अपनी जो समस्याएं हैं, जो शिकायतें हैं, वो इस पोर्टल के जरिए दर्ज करा सकते हैं। तो इसी कारण से त्रिपुरा की सरकार ने अमर सरकार नाम का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 किस शहर के अंदर आयोजित किया गया है?
तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया का जो सबसे बड़ा सम्मेलन होता है वो हर साल यूनाइटेड नेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। 2022 के अंदर इसकी 27वीं बैठक हुई है और इसी कारण इसको नाम दिया गया है COP27। इससे पहले जो COP26 हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, उसका आयोजन किया गया था ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। तो इस बार COP27 हुआ है शर्म अल शेख मिस्र के अंदर। मिस्र का एक शहर है शर्म अल शेख, यहाँ पर इस बार का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ है। इसमें भारत की तरफ से कौन गया था, तो भारत की तरफ से गए थे भारत के जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। जलवायु परिवर्तन पर COP27 सम्मेलन के दौरान भारत किस गठबंधन में शामिल हुआ है, तो इस सम्मेलन के दौरान एक अलायंस लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, जो मैंग्रोव वन होते हैं उनको बचाने के लिए ये अलायंस लॉन्च किया गया है और इसमें 5 इसके शुरुआती मेंबर्स में से भारत भी शामिल है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा एक एथलीट आयोग का गठन किया गया है, यानी कि भारत के जो कुछ फेमस एथलीट्स हैं उनको यहाँ पर चुना जाएगा और वो जो मीटिंग्स होती हैं इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस एथलीट आयोग के अंदर कुल मिलाकर के 10 लोगों को चुना गया है, 10 खिलाड़ियों को, जिनमें से 5 तो पुरुष खिलाड़ी हैं और 5 यहाँ पर महिला खिलाड़ियों को भी जगह दी गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि अध्यक्ष कौन बने हैं। तो पहले आपको दिखा देता हूँ कि कौन से 10 खिलाड़ी हैं जिनको एथलीट आयोग में शामिल किया गया है। इनमें से एक तो है मैरी कॉम, भारत की मशहूर मुक्केबाज मैरी कॉम, यही इसकी चेयरपर्सन है। तो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, MC मैरी कॉम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी भारत के जो फेमस टेबल टेनिस प्लेयर हैं अचंता शरद कमल, इनको यहाँ पर वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है, उपाध्यक्ष। इसके अलावा बाकी जो खिलाड़ी हैं उनके नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि PV सिंधु को भी शामिल किया गया है, भवानी देवी इनको भी शामिल किया गया है। इसके अलावा मीराबाई चानू इनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। महिलाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए और उनको जागरूक करने के लिए डिजिटल शक्ति 4.0 नाम का अभियान किसने लॉन्च किया है, तो डिजिटल शक्ति नाम का जो अभियान है इसको राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए साल 2018 के ही अंदर इसको लॉन्च किया गया था और इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो साइबर पीस फाउंडेशन है उसका सहयोग लिया था और जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है यानी कि मेटा, तो इन दोनों के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसको लॉन्च किया था, जिसमें लक्ष्य ये रखा गया था कि भारत के अंदर 3 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जाएगा। तो उसी का हाल ही में 4था संस्करण शुरू किया गया है, डिजिटल शक्ति 4.0। वैसे अभी के समय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है रेखा शर्मा। हाल ही में किसने ई कुंभ नाम का पोर्टल लॉन्च किया है, तो ई कुंभ पोर्टल जो है इसको हाल ही में लॉन्च किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। यहाँ पर आप कुंभ का फुल फॉर्म देख सकते हैं। ई कुंभ में कुंभ का फुल फॉर्म है नॉलेज अनलिस्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेस, और इसमें क्या है बेसिकली भारत की 12 अनुसूचित भाषाओं के अंदर जो इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम है वो इस पोर्टल के ऊपर उपलब्ध कराया गया है। तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 18 से लेकर के 22 नवंबर तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है भारत के राजीव कुमार, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में किस देश का दौरा किया, इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि नेपाल। तो भारत का पड़ोसी देश जो नेपाल है, यहाँ की प्रतिनिधि सभा में हाल ही में चुनाव करवाया गया था और उस दौरान भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उनको इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के तौर पर इनवाइट किया गया था। तो उन्होंने वहां पर नेपाल का दौरा किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट किस शहर में आयोजित किया गया, तो भारत के अंदर पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया जाता है। 2022 में इसका 10वां संस्करण हुआ है जो कि आयोजित किया गया है मिजोरम की राजधानी आइजोल में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ पर हुआ है, आपको बताना होगा मिजोरम की राजधानी आइजोल में। इसका उद्घाटन किया था भारत के जो पर्यटन मंत्री हैं यानी कि जी किशन रेड्डी ने।
भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके बीच में हाल ही में एक स्पोर्ट टूर्नामेंट भी हुआ था जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स, और उसका इस बार सेकेंड एडिशन हुआ है जो कि मेघालय के शिलांग में आयोजित किया गया था। अभी थोड़ी देर में इसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से कौन से शहर के अंदर स्थानांतरित किया जाएगा? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो उत्तराखंड शहर का हाई कोर्ट है इसको नैनीताल से कौन से शहर के अंदर शिफ्ट किया जाएगा? रुद्रपुर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी या फिर रानीखेत? तो यहाँ पर आंसर होगा हल्द्वानी। तो नैनीताल से हल्द्वानी के अंदर शिफ्ट किया जाएगा जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है। हाल ही में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनकी अध्यक्षता में उत्तराखंड के कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया है। देश के सबसे बड़े तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल का कौन सा संस्करण 15 से लेकर के 16 नवंबर को आयोजित किया गया है? तो इंडियन नेवी के द्वारा ये सी विजिल नाम का तटीय रक्षा अभ्यास होता है, यानी कि जो भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये अभ्यास होता है। पूरे तटरेखा पर चलता है ये अभ्यास, और इस बार इसका आयोजन किया गया है तीसरा संस्करण। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहली बार यह हुआ था सन 2018 में। आपको पता होगा जो भारत के अंदर 26/11 हमला हुआ था उसमें जो आतंकवादी हैं वो समुद्री रास्ते से ही भारत में आए थे। तो इसी कारण से ये जो तटीय रक्षा अभ्यास है ये इंडियन नेवी के द्वारा किया जाता है। इसमें जो भारत की कोस्ट गार्ड है वो भी इंडियन नेवी का सहयोग देती है। 16 नवंबर 2022 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है? तो आर्टेमिस 1 नाम का जो मिशन है ये नासा के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है, यानी कि जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उसने ये मिशन लॉन्च किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नासा ने इसको लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट इस्तेमाल किया वो अब तक का नासा का सबसे पावरफुल रॉकेट था जिसको नाम दिया गया है स्पेस लॉन्च सिस्टम, यानी कि SLS, और कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि अमेरिका में है वहीं से इसको लॉन्च किया गया है। नासा का ये जो आर्टेमिस 1 मिशन है ये नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है जिसका मेन मकसद है कि 2025 तक इंसानों को फिर से चंद्रमा की धरती पर उतारा जाए। तो आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत ही 3 मिशन लॉन्च किए जाएंगे। पहला होगा आर्टेमिस 1, फिर होगा आर्टेमिस 2 और तीसरा होगा आर्टेमिस 3। इनमें हर एक के अंदर एक स्पेस क्राफ्ट भेजा जाएगा चंद्रमा के ऊपर जिसका नाम है ओरियन नाम का स्पेसक्राफ्ट तैयार किया गया है नासा के द्वारा, और इसी में इंसानों को भेजा जाएगा। तो पहले वाला ये जो मिशन भेजा गया है आर्टेमिस 1, इसमें सिर्फ ये जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट है इसको लॉन्च किया गया है, और ये स्पेसक्राफ्ट जो है ये चंद्रमा का चक्कर लगा करके ऑर्बिट में फिर ये वापस आ जाएगा। दूसरी बार जब आर्टेमिस 2 लॉन्च होगा तो उसके अंतर्गत ये जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट है इसमें इंसानों को भेजा जाएगा, लेकिन ये चंद्रमा के ऊपर लैंड नहीं करेगा, सिर्फ ये मून की ऑर्बिट में चक्कर लगा करके वापस आ जाएगा। फिर इसके बाद जो फाइनल मिशन भेजा जाएगा आर्टेमिस 3, उसमें इंसानों को भेजा भी जाएगा और जो इंसान हैं उनको चंद्रमा की धरती पर लैंड भी करवाया जाएगा, चंद्रमा की सरफेस पर। तो इस तरीके से नासा का प्लान है कि साल 2025 तक इंसानों को चंद्रमा की सतह पर फिर से उतारा जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये होगा आर्टेमिस 1 मिशन, फिर आर्टेमिस 2 मिशन की पिक्चर यहाँ पर है, और आर्टेमिस 3 जो होगा उसकी पिक्चर यहाँ पर है। तो इसी में जो इंसान है उनको चंद्रमा पर उतारा जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किसको चुना गया है? जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, और इसमें 25 लाख रुपए की नगद राशि भी दी जाती है। 25 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। पहले इसको सिर्फ खेल रत्न पुरस्कार ही बोलते थे, लेकिन फिर इसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है, जो कि एक भारत के फेमस हॉकी खिलाड़ी थे। तो इस बार का जो खेल रत्न पुरस्कार है वह सिर्फ एक ही खिलाड़ी को दिया गया है, और इनका नाम है अचंता शरत कमल। अचंता शरत कमल जो है ये भारत के टेबल टेनिस प्लेयर हैं। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस बार के जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं वो किनको किनको दिए गए हैं। जो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड होता है वो टोटल 6 कैटेगरी में दिया जाता है, उन्हीं में से एक है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। तो ये अचंता शरत कमल को इस बार दिया गया है, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर है। तो ये तो आपको नोट करके रखना है, एग्जाम के अंदर ये डेफिनेटली पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने विजेताओं को जो पुरस्कार हैं वो वितरित किए हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसको बोलते हैं अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो है ये इस बार कुल मिलाकर के 25 खिलाड़ियों को दिया गया है।
इनमें से बस आपको इतना ही याद रखना है कि कौन से खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। जैसा कि आपने निखत जरीन का नाम सुना होगा, जो कि एक फेमस मुक्केबाज हैं, यानी कि बॉक्सर हैं, तो इनको भी इस बार का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इसी तरीके से आपने आर प्रज्ञानंदा का नाम सुना होगा, जो कि एक शतरंज खिलाड़ी हैं, तो इनको भी यहाँ पर चुना गया है। खास करके जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि अगर किसी एक ही खिलाड़ी को मिला है तो वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि लॉन बॉल्स के अंदर नयन मोनी शैकिया जो हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया है। एथलेटिक्स के अंदर 3 खिलाड़ियों को मिला है, सीमा पुनिया को, एल्दोस पॉल को, जो कि इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर एकमात्र गोल्ड मेडल विजेता थे एथलेटिक्स में, फिर अविनाश शाबले, इनको भी एथलेटिक्स के अंदर दिया गया है। बैडमिंटन के अंदर 2 लोगों को मिला है, लक्ष्य सेन और एच.एस. प्रणय को। हॉकी के अंदर एक ही खिलाड़ी को दिया गया है, जिनका नाम है दीप ग्रेस सिक्का। जूडो में दिया गया है सुशीला देवी को, और कबड्डी के अंदर दिया गया है साक्षी कुमारी को। तो इस तरीके से ये जो प्लेयर्स हैं ये किस खेल से संबंधित हैं ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद है द्रोणाचार्य पुरस्कार। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है ये कोच को दिया जाता है, यानी कि खिलाड़ियों के जो प्रशिक्षक होते हैं उनको ये पुरस्कार मिलता है। 2022 के अंदर कुल 7 कोच को चुना गया है। इनमें से 4 लोगों को नियमित श्रेणी में, यानी कि रेगुलर कैटेगरी में, और बाकी 3 लोगों को लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, यानी कि जिन लोगों ने आजीवन खेलों में योगदान दिया है ऐसे लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, और इस बार ये 4 लोगों को दिया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, यानी कि भारत के अंदर खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो संस्थाएं हैं उनको ये पुरस्कार मिलता है। तो 3 कैटेगरी के अंदर ये दिया गया है, आप देख सकते हैं। नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण की श्रेणी में ट्रांस स्टेडिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए खेलों को बढ़ावा देने के लिए कलिंग औद्योगिकी प्रौद्योगिकी संस्थान को दिया गया है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, यानी कि KIIT। और ये कहाँ पर है? ये है ओडिशा के अंदर। तो इसको मिला है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। विकास के लिए खेल, इस कैटेगरी में मिला है लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को। फिर इसके बाद 6वीं कैटेगरी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है ये इस बार दी गई है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को। अमृतसर के अंदर जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है उसको इस बार की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने जो भारत के अंदर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं 2022 में जो दिए गए हैं उन सभी विजेताओं को यहाँ पर हम लोगों ने देखा है। इसी से रिलेटेड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है। इस वर्ष कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाएंगे? तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये टोटल 25 खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी 25। 15 नवंबर 2022 को किस राज्य ने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं, ये है झारखंड का मैप। तो झारखंड को सन 2000 के अंदर 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया था। तो इसने हाल ही में अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि झारखंड। वैसे आपको बता दूं कि 15 नवंबर के ही दिन जो आदिवासी नेता हैं बिरसा मुंडा, उनकी जयंती भी होती है, जिसको जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास 22 किस राज्य के अंदर आयोजित किया गया है? युद्ध अभ्यास 22 जो हुआ है ये भारत और अमेरिका के बीच में एक आर्मी की एक्सरसाइज थी, जिसका इस बार 18वां संस्करण हुआ है। इंडो यूएस ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जिसका आयोजन किया गया था हाल ही में। तो ये कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन किया गया है उत्तराखंड राज्य में। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड के अंदर एक जगह है औली, जो कि चाइना बॉर्डर से काफ़ी करीब है। तो यहीं पर इस अभ्यास का आयोजन किया गया था इंडिया और अमेरिका की आर्मी के बीच में। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का फोकस कंट्री कौन सा था? तो भारत का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है ये हर साल गोवा के पणजी में आयोजित किया जाता है। 2022 के अंदर ये समाप्त हो चुका है। हालांकि इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको लास्ट वीक की करंट अफेयर्स में बताऊंगा, क्योंकि लास्ट वीक में ही इसका समापन हुआ है। तो 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का जो फोकस कंट्री था वो था फ्रांस। फ्रांस कंट्री को इस बार फोकस कंट्री बनाया गया था। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो सत्यजीत रे के नाम पर
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, तो इस बार ये दिया गया है कार्लोस सौरा को। कार्लोस सौरा जो है ये स्पेन के एक फिल्म डायरेक्टर है, जो कि यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। तो इनको इस बार का सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नताशा पिरक-मुशर इनमें से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। तो नताशा पिरक-मुशर जो है ये स्लोवेनिया देश की नई राष्ट्रपति बन गई है। स्लोवेनिया जो है ये मध्य यूरोप का एक देश है। तो यहाँ पर पहली बार कोई जो महिला प्रेसिडेंट बनी है जिनका नाम है नताशा पिरक-मुशर। प्रसार भारती का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रसार भारती जो कि भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, इसके नए सीईओ बन गए हैं गौरव द्विवेदी, यानी कि आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, गौरव द्विवेदी। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में मनाया गया है। डे ऑफ 8 बिलियन का मतलब ये है कि इस दिन यूनाइटेड नेशन के अनुमान के हिसाब से पूरी दुनिया की जो आबादी है वो 8 अरब हो गई है, 8 बिलियन हो गई है। तो ये कौन सा दिन था, ये था 15 नवंबर सन 2022। तो 15 नवंबर सन 2022 को यूनाइटेड नेशन के अनुमान से दुनिया की जो आबादी है वो 8 अरब हो चुकी है। यूनाइटेड नेशन का ये भी अनुमान है कि साल 2023 में यानी कि नेक्स्ट ईयर ही भारत जो है वो चाइना को पीछे छोड़ करके दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। अब देखते हैं नवंबर के 3rd वीक के अंदर इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। सबसे पहले 15 नवंबर को मनाया गया है जनजातीय गौरव दिवस। जो भगवान बिरसा मुंडा है उनकी जयंती होती है 15 नवंबर को, तो इसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन झारखंड का स्थापना दिवस भी होता है। 16 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। तो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ये दिवस होता है नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को। 17 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी कि नेशनल एपिलेप्सी डे। तो मिर्गी जो बीमारी होती है इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस होता है। फिर इसके बाद 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे। इसका विषय है सैनिटेशन एंड ग्राउंड वाटर, सैनिटेशन एंड ग्राउंड वाटर। फिर 20 नवंबर को मनाया जाता है विश्व बाल दिवस यानी कि वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। इससे जस्ट 6 दिन पहले यानी कि 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। इसकी इस बार थीम क्या है, इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। फिर 21 नवंबर को होता है विश्व टेलीविजन दिवस, वर्ल्ड टेलीविजन डे। और इसी दिन होता है विश्व मत्स्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फिशरीज डे। तो ये सारे जो डेज एंड थीम्स हैं ये नवंबर के 3rd वीक से हैं, इन सभी को आपको याद रखना है। धनिक लाल मंडल जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस राज्य के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके थे। तो धनिक लाल मंडल जो हैं ये हरियाणा राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। इन्होंने साल 1990 से लेकर के 1995 तक हरियाणा के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। तो हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। हरियाणा के वैसे वर्तमान राज्यपाल कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो अंडर 19 लेवल का जो पुरुषों का क्रिकेट विश्व कप होता है ये 2024 में आयोजित किया जाएगा श्रीलंका देश के अंदर। तो भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका को इसकी मेजबानी दी गई है। आपको बता दूं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को संचालित करने वाली संस्था है, तो इसने हाल ही में 2024 से लेकर के 2027 तक जो अंडर 19 इवेंट्स होने वाले हैं उसके होस्ट कंट्रीज की जानकारी दी है। तो कहाँ कहाँ पर होने हैं ये हम लोग देख लेते हैं। 2024 के अंदर जो पुरुषों का वर्ल्ड कप होगा अंडर 19 लेवल का, ये होगा श्रीलंका के अंदर। इसी को हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया। फिर 2026 के अंदर पुरुषों का ही क्रिकेट विश्व कप फिर से होगा जिम्बाब्वे और नामीबिया के अंदर। नामीबिया आप जानते हैं कि अफ्रीकी महाद्वीप का देश है। यहीं से भारत के अंदर टोटल 8 चीते लाए गए हैं। अंडर 19 का जो महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप होना है वो 2025 में होगा। ये मलेशिया और थाईलैंड के कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा। फिर इसके बाद 2027 में होगा बांग्लादेश और नेपाल की मेजबानी में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो दुबई शहर के अंदर है और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है ग्रेग बार्कले, जो कि एक बार फिर से बन गए हैं। और ये कौन से देश से आते हैं, ये न्यूजीलैंड के हैं। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है। तो भगवान बिरसा मुंडा जो कि एक आदिवासी नेता थे, तो इनकी जो जयंती होती है 15 नवंबर को, इसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने पिछले ही साल इसको मनाने की
शुरुआत की थी। 2021 में ये पहली बार बनाया गया था। 1 से लेकर के 15 नवंबर सन 2022 तक किस स्थान पर शिल्प समागम 2022 का आयोजन किया गया है? तो देश भर के जो शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को यहाँ पर बिक्री के लिए लगाया गया था। तो शिल्प समागम 2022 जो कार्यक्रम है ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं यानी कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इस इवेंट का उद्घाटन किया था जो कि पूरे 15 दिनों तक चला है। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैडलर कौन बन गई हैं? तो जो एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट होता है इसमें आज तक किसी भी भारतीय महिला खिलाड़ी ने कोई भी पदक नहीं जीता था। तो पहली बार इसमें भारत की किसी महिला ने मेडल दिलाया है और इनका नाम है मणिका बत्रा। मणिका बत्रा जो है ये दिल्ली की एक फेमस टेबल टेनिस प्लेयर है और इस बार जो बैंकॉक के अंदर एशियन कप हुआ है टेबल टेनिस में उसके अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो कांस्य पदक ही मिला है लेकिन भारत की किसी महिला ने पहली बार इस इवेंट के अंदर कोई भी पदक जीता है। जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारतीय जैविक डेटा केंद्र कौन से स्थान पर स्थापित किया गया है? तो लाइफ साइंस डेटा को स्टोर करने के लिए भारत के अंदर पहली बार ये डेटा सेंटर बनाया गया है जिसका नाम है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। ये कहाँ पर बना है? इसको फरीदाबाद हरियाणा के अंदर बनाया गया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर पूरे देश से जो लाइफ साइंस डेटा है उसको इकट्ठा किया जाएगा और पूरे देश के जो रिसर्चर्स हैं उनको इस तक पहुँच भी रहेगी, वो आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर डेटा को स्टोर करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल सुपर कंप्यूटर भी इंस्टॉल किया गया है जिसको नाम दिया गया है ब्रह्म नाम का सुपर कंप्यूटर भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। दूसरे पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ओलंपिक गेम्स की तर्ज पर भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके बीच में एक स्पोर्ट टूर्नामेंट होता है जिसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स। तो 2018 के अंदर ये पहली बार शुरू हुआ था। उस वक्त इसका आयोजन किया गया था मणिपुर के अंदर। अब इसका जो दूसरा संस्करण इस बार हुआ है ये आयोजित किया गया है मेघालय में। तो आयोजन कहाँ पर हुआ है ये भी आपसे पूछ सकते हैं, मेघालय में। और इसमें पदक तालिका में टॉप किया है मणिपुर राज्य ने, यानी कि मणिपुर राज्य के खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर गोल्ड मेडल जीते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स के बारे में जो भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो यहाँ पर आपसे पूछा सकता है कि होस्ट स्टेट कौन सा रहा। तो क्योंकि ये भारत के सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के बीच में होता है तो इन्हीं में से किसी एक ने मेजबानी की है। तो इस बार मेघालय ने इसकी मेजबानी की है और यहाँ की जो कैपिटल है शिलोंग, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पर मेघालय का जो स्टेट एनिमल है यानी कि क्लाउडेड लेपर्ड जो है इसी को मैस्कट बनाया गया था यानी कि शुभंकर, और इस शुभंकर को नाम दिया गया था नियो। फिर इसके बाद अब यहाँ पर आपको पदक तालिका याद रखनी है। तो पदक तालिका में नंबर 1 पर यहाँ पर टॉप किया है मणिपुर राज्य ने। मणिपुर ने यहाँ पर 88 गोल्ड, 75 सिल्वर और 77 ब्रॉन्ज के साथ में टोटल 240 मेडल जीते हैं। ये मेडल्स आपको नहीं याद रखने हैं, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि पहले नंबर पर यहाँ पर टॉप किया है मणिपुर राज्य ने, दूसरे नंबर पर रहा असम, तीसरे पर रहा अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसने मेजबानी की है, ये रहा चौथे स्थान पर। एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 किस देश में आयोजित की गई है? तो एशिया स्तर की जो एयरगन चैंपियनशिप होती है 2022 में इसका आयोजन किया गया है दक्षिण कोरिया के अंदर। दक्षिण कोरिया का एक शहर है जिसको बोलते हैं डेगू और यहीं पर 15वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इसमें भारत ने ही सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, यानी कि भारत ने पदक तालिका में यहाँ पर टॉप किया है क्योंकि भारत ने कुल मिलाकर के 38 मेडल जीते हैं जिनमें से 25 तो गोल्ड मेडल हैं, इसके अलावा 9 सिल्वर मेडल और बाकी जो 4 बच गई वो ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर शामिल हैं। तो भारत ने ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। इनमें से कौन सा शहर कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो कबड्डी का जो वर्ल्ड कप होता है ये 2025 के अंदर होने वाला है और इसकी मेजबानी करेगा इंग्लैंड का वेस्ट मिडलैंड्स। इंग्लैंड के अंदर वेस्ट मिडलैंड्स जो है वो इसकी मेजबानी करेगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब इसी वीडियो पर आधारित यहाँ पर मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा जिसके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किसको चुना गया है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर लिख करके बताना है।
दूसरा सवाल है, 17वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत को किसने रिप्रेजेंट किया है? तो इस तरीके से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने नवंबर महीने के तीसरे सप्ताह से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीक की करंट अफेयर्स में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।